हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्ति, फेमस ट्राइबल पर्सनालिटी ऑफ मध्य प्रदेश इन हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं। यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर साल एमपीपीएससी में देखने को मिलेगा, इस साल भी आएगा। ये एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार लिख रखा है। फेमस यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तियों से क्वेश्चन इस बार पूछे जाने वाले हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जो मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तियों से क्वेश्चन आयोग जो है बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन जनजातीय व्यक्ति से तो बनाएगा ही, अलग से जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वाला लेक्चर भी कभी मैं आप तक लेकर आऊंगा। तो बात करते हैं हम इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तियों की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टांट्या भील की। टांट्या भील का जन्म 1842 में पश्चिमी निमाड़ में हुआ था। पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन में हुआ था। खरगोन के वीरी गांव में हुआ था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। टांट्या भील का जन्म 1842 में पश्चिमी निमाड़ के वीरी गांव में हुआ था। इन्हें तांत्या मामा के नाम से जाना जाता था। इन्हें तांतिया मामा के नाम से जाना जाता था। और इनका वास्तविक नाम या रियल नेम था टुंड्रा। इन्हें टुंड्रा के नाम से भी पुकारा जाता था। भील जनजाति के लोग टांट्या भील को एक देवता के रूप में पूजते थे। भील जनजाति के लोग टांट्या भील को एक देवता के रूप में पूजते थे। उन्हें गोरिल्ला पद्धति पे निर्गुणता हासिल थी। जो गोरिल्ला पद्धति होती थी, जिसमें छुपकर वार किया जाता था, उसमें इन्हें निर्पूर्णता हासिल थी, यानी अच्छा नॉलेज था। टांट्या भील को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी जननायक भी कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टांट्या भील को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी जननायक भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। इन्हें 4 दिसंबर 1889 को टांट्या भील को फांसी दे दी गई थी। टांट्या भील को अंग्रेज इंडियन रॉबिनहुड के नाम से बुलाते थे। इन्हें रॉबिनहुड कहा जाता था, भारत का रॉबिनहुड। अंग्रेज लोग इन्हें इंडियन रॉबिनहुड, भारत का रॉबिनहुड भी कहते थे। रॉबिनहुड क्या होता है फ्रेंड्स? तो रॉबिनहुड का मतलब ये होता है कि रॉबिनहुड जो होता था, रॉबिनहुड क्यों कहा गया? ये अंग्रेज जो शोषण करते थे, अंग्रेज लोग शोषण करते थे किसका? जो अंग्रेज लोग गरीबों का जो शोषण करते थे, जो सेठ जमींदार लोग गरीबों का जो शोषण करते थे, तो ये जंगल में रहकर अंग्रेजों से खजाना लूटकर या अंग्रेजों से अपना सामान, इंपॉर्टेंट वस्तुएं लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इस वजह से ही इन्हें अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे। इस कारण ही इन्हें रॉबिनहुड कहा जाता था। तो इंडियन रॉबिनहुड, ये अंग्रेजों से खजाना लूटकर या अंग्रेजों से पैसा लूटकर गरीब लोगों की मदद करते थे। इस कारण इन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता था। ये पूछा जा सकता है, इंडियन रॉबिनहुड के नाम से किसे बुलाया जाता था? मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांट्या भील सम्मान प्रदान किया जाता है। तो टांट्या भील सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी याद रखो। अच्छा प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो टांट्या भील से समझ में आया? अगर टांट्या भील से जो क्वेश्चन बनेंगे तो मैंने यहां पे बता दिया। कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जन्म कब हुआ और ये इनको फांसी कब दी गई, है ना, और इनको क्या कहा जाता था, इनका वास्तविक नाम क्या था, स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी जननायक कहते थे। टांट्या भील के बाद बात करेंगे अब विरसा गोंड की। विरसा गोंड नर्मदा घाटी क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। कहां के नेता थे ये? नर्मदा घाटी क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। 19 अगस्त 1942 को विरसा गोंड और अन्य क्रांतिकारी ने मिलकर बैतूल जिले के गोड़ा ढोंगरी में शाहपुर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया। इस दौरान पुलिस द्वारा चेतावनी दिए और गोली चलाने के कारण विरसा गोंड की मृत्यु हो गई। तो ये भी बहुत फेमस ट्राइबल पर्सनालिटी है अपने मध्य प्रदेश के। तो इनसे भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो आपको कहीं से भी याद पूछा, नर्मदा घाटी क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम थे ये, है ना।
तो आदिवासी नेता थे। 19 अगस्त को बिरसा गोंड और अन्य क्रांतिकारी को बैतूल के गोड़ा डोंगरी है ना, तो ये समझ में आ गया। अब शंकर शाह की बात करेंगे। गढ़ मंडला के गोंड शासक शंकर शाह का जन्म 1783 में हुआ था। जबलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व शंकर शाह ने किया था। अंग्रेजों ने अपने मुखबिर और राजा शंकर शाह के गद्दारों के साथ मिलकर उन्हें 14 सितंबर 1857 को शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। शंकर शाह और रघुनाथ शाह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था अंग्रेजों ने, और 18 सितंबर 1857 को दोनों को तोप के मुंह पर बांधकर तोप चला दी गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो शंकर शाह गढ़मंडला के शासक थे, गोंड शासक याद रखना है। बात करेंगे अब जंगगढ़ सिंह श्याम का जन्म डिंडोरी के पाटनगढ़ में हुआ था। डिंडोरी के पाटनगढ़ में 1962 में हुआ था। यह गोंड जनजाति की उपजाति प्रधान गोंड थे, तो प्रधान थे ये। जंगगढ़ सिंह श्याम एक गोंड चित्रकार भी थे। पूछा जा सकता है ये कौन थे, तो ये एक गोंड चित्रकार भी थे। इन्हें गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किया था। ये पूछा जा सकता है, गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किसने किया था। गोंड चित्रकला में बहुत यानी गोंड चित्रकला में हुए इस नए उपयोग को जंगड़ कलाम या कलम कहा जाने लगा। तो ये चित्रकला का जो उपयोग किए थे इन्होंने, जो नया उपयोग आया था उसे जंगड़ कलाम कहा जाने लगा। इन्होंने भारतीय कला के एक नए स्कूल जंगड़ कलाम का निर्माता माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें भारतीय कला के एक नए स्कूल जंगड़ कलाम का निर्माता माना जाता है। जंगड़ सिंह श्याम के चित्रों में गोंड देवताओं की प्रमुखता रही है। जो गोंड देवताएं थे उनकी प्रमुखता रही है। जंगड़ सिंह श्याम को 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा गया है। पूछा जा सकता है इन्हें शिखर सम्मान मिला है कि नहीं, तो मिला है। कब मिला है? 1986 में मिला है। जंगड़ सिंह श्याम का देहांत 2001 में जापान में स्थित मिथिला संग्रहालय में हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है, किस ट्राइबल पर्सनालिटी का निधन 2001 में जापान में हुआ था? तो जंगड़ सिंह श्याम का, है ना, 2001 में। 2001 में जापान में मिथिला संग्रहालय में हुआ था। किसका? जंगड़ सिंह श्याम का। और इनको शिखर सम्मान कब मिला? और चित्रकला वाली बातें सब याद रखें, पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम संग्राम शाह की। संग्राम शाह जो है ये 1482 से लेकर 1532 तक गोंड वंश के 48वें शासक थे। गोंड वंश के 48वें शासक थे। संग्राम शाह का मूल्य नाम था अमनदास। संग्राम शाह का मूल्य नाम था अमनदास। 52 गढ़ यानी किलों को जीतने के बाद इन्होंने खुद को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। इन्होंने 52 गढ़ों को जीत लिया था और इन्होंने खुद को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है। बात करेंगे अब दलपत शाह की। दलपत शाह का जन्म गढ़ मंडला में हुआ था। इनके पिता संग्राम शाह थे, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़े। ये संग्राम शाह थे इनके पिता। दलपत शाह गोंड वंश के शासक थे। दलपत शाह का विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था। तो रानी दुर्गावती पहले चंदेल वंश की शासिका थी फ्रेंड्स। रानी दुर्गावती जो थी पहले चंदेल वंश की शासिका थी। रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी तथा गोंडवाना वंश की शासिका बनी, है ना। ये है ना, तो ये समझ में आ गया। बाद में गोंडवाना वंश की शासिका बनी, है ना। चंदेल वंश की राजकुमारी थी ये, यानी चंदेल वंश की थी। चंदेल वंश, इनके पिता का नाम बताता हूं मैं, तीरक सिंह चंदेल की लड़की थी ये राजकुमारी दुर्गावती। तो इनका विवाह दलपत शाह के साथ हुआ था, गोंड शासक, है ना। गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था रानी दुर्गावती का विवाह। और रानी दुर्गावती फिर गढ़ मंडला की शासिका बनी थी, याद रखना है। गढ़ मंडला, आप जबलपुर मत समझना, गढ़ मंडला। तो गढ़ मंडला बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, उसके अंतर्गत जबलपुर भी आता था। तो गढ़ मंडला की शासिका हुआ करती थी रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती का जो युद्ध है ये अकबर के समकालीन थी, अकबर के टाइम की थी। रानी दुर्गावती का जो युद्ध है अकबर के सेनापति आसफ खां के साथ,
आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच युद्ध हुआ था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध हुआ था संग्रामपुर में। जबलपुर के पास संग्रामपुर नाम की एक जगह है जो वर्तमान में दमोह में आती है। तो संग्रामपुर में युद्ध हुआ था आसफ खां और रानी दुर्गावती का, जिसमें आसफ खां की जीत हो गई थी और रानी दुर्गावती जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी, शहीद हो गई थी, है ना। तो याद रखना, चंदेल वंश की शासिका थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती और रानी दुर्गावती से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है देखते, बता रहा हूं आपको। तो युद्ध भी पता चल गया आपको किसके साथ हुआ था, अकबर के समकालीन थी, है ना। और युद्ध की तारीख तो आई नहीं है पेपर में अभी। जो एक वीरांगना थी, तो समझ में आ गया रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम में है, जबलपुर में, इतना याद रखें। बात करते हैं अब रानी दुर्गावती की। तो रानी दुर्गावती गोंड शासिका दलपत शाह की पत्नी थी। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने 16 साल तक शासन किया। 1548 से 1564 तक शासन किया। 24 जून 1564 को मुगलों से लड़ते हुए वीरांगना रानी दुर्गावती शहीद हो गई थी। तो मुगलों से लड़ते हुए, तो अकबर के समकालीन थी, लेकिन अकबर खुद नहीं आया था लड़ने। अकबर ने अपने सेनापति को भेजा था जिसका नाम था आसफ खां। आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच युद्ध हुआ था 24 जून 1564 को, है ना, संग्रामपुर दमोह में। जबलपुर के पास था पहले, अभी दमोह जिले में संग्रामपुर में हुआ था। ऐतिहासिक लड़ाई थी बहुत बड़ी वो। तो रानी दुर्गावती समझ में आ गया, चंदेल वंश की शासिका थी और गोंडवाना वंश की राजकुमारी थी। इनके पति का नाम याद रखो, है ना। बात करेंगे अब धीर सिंह की। धीर सिंह, तो रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता धीर सिंह बघेल, धीरज सिंह नाम था इनका। इनका जन्म रीवा के कचिया टोला गांव में हुआ था। 1820 में रीवा के कचिया टोला गांव में हुआ था। रीवा के कचिया टोला गांव में हुआ था। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया है, इसलिए इनका नाम भी है इंपॉर्टेंट, धीर सिंह, याद रख लो नाम। धीरज सिंह नाम था इनका। जन्म रीवा के कचिया टोला गांव में हुआ था, इतना याद रखो। बात करेंगे अब झलकरी बाई की। झलकरी बाई जो थी, झलकरी बाई का जन्म कोरा समाज में हुआ था। कोरा समाज में 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में हुआ था। झलकरी बाई महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। जो लक्ष्मीबाई के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, तो महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, है ना, तो इनके बारे में अभी आगे आएगा जब बताऊंगा मैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। ह्यूरोज ने पीर अली और दुल हाजू की सहायता से झलकरी बाई को गिरफ्तार कर लिया था। देखो, ह्यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, यानी ह्यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई की जंग हुई थी, यानी युद्ध हुआ था ह्यूरोज के साथ, है ना। और झलकरी बाई को ह्यूरोज ने पीर अली और दुल हाजू की सहायता से झलकरी बाई को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन झलकरी बाई उनकी पकड़ से भाग निकली और 4 अप्रैल 1857 को स्वयं ही अपने पेट में बर्छी घोंपकर प्राण दे दिए। झलकरी बाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में स्थित है, तो ये याद रखना है। लक्ष्मीबाई के बारे में प्रमुख व्यक्ति में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब बात करेंगे रानी अवंतीबाई की। रानी अवंतीबाई का जन्म लोधी वंश की थी, ये याद रखना है। रानी अवंतीबाई लोधी वंश की थी। सिवनी जिले के मानखेड़ी गांव में हुआ था। 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मानखेड़ी गांव में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में रानी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ रियासत के मंडला के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी, याद रखना है। रामगढ़ भी मंडला में आता था। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के साथ हुआ था, विक्रमादित्य के साथ हुआ था। विक्रमादित्य के निधन के बाद रानी अवंतीबाई ने राजभार संभाला। देवहारगढ़ के जंगल में रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज के हाथ लगने की बजाय खुद अपनी ही तलवार से शहीद हो गई थी। रानी अवंतीबाई जो है, इनका जो सामना
सामना हुआ था जो अंग्रेज कैप्टन, क्या नाम था उनका बता रहा हूं मैं, अंग्रेज कैप्टन वार्डन के साथ हुआ था, याद रखो इनका सामना वार्डन नाम का अंग्रेज था एक, उसके साथ हुआ था कैप्टन वार्डन। कैप्टन वार्डन के साथ हुआ था रानी अवंतीबाई का सामना, और रानी दुर्गावती का ह्यूरोज के साथ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो समझ में आ गया है ना। तो ये शहीद हो गई थी। तो इन लोग क्या होता था, कटार लेकर खुद ही अपनी तलवार से शहीद हो जाते थे। कारण ये था कि ये अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना चाहते थे, उनसे ये दाग नहीं सहना चाहते थे कि हम अंग्रेज से मरे, इसलिए ये बजाय खुद को अपनी तलवार से शहीद कर ली, है ना। रानी अवंतीबाई 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला वीरांगना थी। पूछा जा सकता है रानी अवंतीबाई 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला वीरांगना थी। रानी अवंतीबाई की समाधि कहां पर है? डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास बालपुर गांव में है, यानी मंडला में आता है ये, तो मंडला में है, याद रखना है। रानी अवंतीबाई की समाधि, है ना। रानी अवंतीबाई के साथ एक गिरधारी बाई थी, गिरधारी बाई इसकी संरक्षिका थी, सहायिका थी गिरधारी बाई की समाधि भी मंडलई में है, और रानी अवंतीबाई की समाधि भी मंडलई में है। बात करेंगे अब सरदार गंजन सिंह कोरकू की। अब बात करेंगे हम गंजन सिंह कोरकू की। गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के पास छतरपुर गांव में हुआ था। वहां पे के छतरपुर जिला मत समझना, छतरपुर गांव में हुआ था। महात्मा गांधी के कहने पे 1930 में गंजन सिंह कोरकू ने घोड़ा डोंगरी से घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों का नेतृत्व किया था। इस जंगल सत्याग्रह को टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। गंजन सिंह कोरकू का देहांत 1963 में हो गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और घोड़ा डोंगरी से किसने नेतृत्व किया था? तो सरदार गंजन सिंह कोरकू ने घोड़ा डोंगरी से नेतृत्व किया था, है ना। और एक तुहिया यानी घोड़ा डोंगरी से गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यह पूछा जाता है। और टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहते हैं ना इसी को। और टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता ने भी किया था, है ना। सिवनी के तुहिया गांव से किया था उन्होंने, तो दुर्गाशंकर मेहता ने सिवनी के तुहिया गांव से किया था, और इन्होंने किया था घोड़ा डोंगरी बैतूल से नेतृत्व किया था। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये मध्य प्रदेश के, तो इनसे भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, याद रखना है। अब बात करेंगे हम भीमाजी नायक की। तो भीमाजी नायक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये भी। भीमाजी नायक जनजाति के एक प्रमुख नेता थे। इन्होंने बड़वानी जिले की सेंधवा तहसील से, सेंधवा नाम की जगह है अभी वहां पे, तो बड़वानी के जिले के सेंधवा से 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। भीमाजी नायक का जन्म 1840 में पश्चिमी निमाड़ में हुआ था। इसका मतलब खरगोन रियासत के तहत आने वाले बड़वानी के पंचमोहिनी गांव में हुआ था। तो कभी कभी गांव का नाम भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो पंचमोहिनी गांव से हुआ था, याद रखना है। भीमाजी नायक ने मंडलेश्वर जो खरगोन में, मंडलेश्वर और सेंधवा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, याद रखना है। दोनों नाम, मंडलेश्वर से भी पूछा तो इन्हीं का, और सेंधवा से पूछा तो इन्हीं का, या बड़वानी से पूछ सकता है। तो भीमाजी नायक समझ में आ गया। 1857 में अम्बा पानी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच और इनके बीच, भील जनजातियों के बीच, है ना। तो भीमाजी नायक ने यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों ने मुखबिरों के सहायता से 2 अप्रैल 1868 को भीमाजी नायक को सतपुड़ा के जंगल में पकड़ लिया और उन्हें काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार जेल भेज दिया गया था। काला पानी की सजा, जब कड़ी सजा देना रहता था किसी को, तो काला पानी जेल अंडमान निकोबार में बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो वहां भेज दिया गया था। तो भीमाजी नायक को 29 दिसंबर 1876 में अंडमान में ही फांसी दे दी गई थी। तो पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार में फांसी किसको दी गई थी? भीमाजी नायक को। भीमाजी नायक को कौन से जेल में रखा गया था? तो समझ में आ गया, भीमाजी नायक से भी क्वेश्चन पूछेगा तो बनना चाहिए। अब बात करते हैं हम, उसी के आगे लिखा हुआ है भीमाजी नायक के बारे में, आदिवासियों को सेठ और साहूकार के शोषण
आदिवासियों को सेठ और साहूकार के शोषण और अत्याचार से बचाने के लिए भीमाजी नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। निमाड़ का रॉबिन हुड पूछा जाएगा तो भीमाजी नायक लगाना है, और भारत का रॉबिन हुड पूछा जाएगा तो टांटिया मामा यानी टांटिया भील को लगाना है ना। तो समझ में आ गया। बड़वानी के धूधवा और बावड़ी गांव में भीमाजी नायक का स्मारक भी बना हुआ है वर्तमान में। समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम खाज्या नायक की। खाज्या नायक, अब बात करेंगे खाज्य नायक की। खाज्य नायक के बारे में मैं आपको बता दूं, ये खाज्य नायक जो थे ये भीमाजी नायक के बहनोई थे, बहनोई थे, है ना। ये खाज्य नायक भीमाजी नायक के बहनोई थे। तो भील जनजाति के प्रमुख क्रांतिकारी नेता खाज्य नायक का जन्म निमाड़ क्षेत्र के सांगली गांव में हुआ था। निमाड़ क्षेत्र के सांगली गांव में हुआ था। इन्होंने भीलों की टोलियां बनाकर खजाना लूटा। अंबापानी नामक स्थान पर भील और फौजियों के बीच युद्ध भी हुआ था, है ना। तो इनके पिता का नाम गमान नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे। पिता की मृत्यु के बाद खाज्य नायक को अंग्रेजों ने भील पटलन में चौकीदार बनाया गया। चौकीदार की नौकरी के दौरान खाज्य नायक द्वारा एक अपराधी को मार दिए जाने के कारण उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी, परंतु अच्छे व्यवहार के कारण खाज्य नायक को 5 साल बाद ही रिहा कर दिया गया था। 1857 की क्रांति में खाज्य नायक का महत्वपूर्ण योगदान था। अंग्रेजों ने खाज्य नायक को 1000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जो इनकी जानकारी देगा या जो इनके बारे में बताएगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 11 अप्रैल 1858 को अंबापानी के युद्ध में खाज्य नायक को ब्रिटिश कर्नल जेम्स आउटड्रम ने मार दिया था। तो ये इनका नाम याद रखो, जेम्स आउटड्रम ने मार दिया था। इस युद्ध में खाज्य नायक के पुत्र दौलत सिंह भी शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाज्य नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो खाज्य नायक से समझ में आ गया, जन्म हुआ था निमाड़ में। तो इतना याद रखना है, खाज्य नायक से भी क्वेश्चन बनेंगे कभी, है ना। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम पेमा फात्या की। पेमा फात्या ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, फेमा फात्या। अब बात करते हैं फेमा फात्या की। तो भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये भी भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार फेमा फात्या का जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर, जो अलीराजपुर का जो भावरा ग्राम था, चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में हुआ था। फेमा फात्या भील आदिवासियों की प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा भीति का संबंध किससे? भील से। तो पिथौरा के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। जो पिथौरा भीति होती है उसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। पिथौरा चित्रकला को पिठोरा नाम से भी जाना जाता है, पूछा जा सकता है, पिठोरा नाम से भी जाना जाता है। पिथौरा चित्रकला भारत में एक ऐसी चित्रकला थी जिसमें ध्वनि सुनने, उसे समझने, फिर देखने, लिखने और उसे चित्र बनाना होता था। फेमा फात्या को मध्य प्रदेश शासन ने 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया है। तो पूछा जा सकता है ये शिखर सम्मान किसे दिया गया था? फेमा फात्या को, है ना। और 2017 में मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग द्वारा तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो 2017 में इन्हें तुलसी सम्मान भी दिया गया है। और 31 मार्च 2020 को फेमा फात्या का निधन हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ से फेमा फात्या से जो भी क्वेश्चन बनेंगे अब आपको बनना चाहिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पर्सनालिटी जिनका नाम है भूरीबाई। भूरीबाई का जन्म झाबुआ के पिटोल गांव में हुआ था। झाबुआ के पिटोल गांव में हुआ था। भील जनजाति से संबंधित है ये। भूरीबाई पिथौरा चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार थी। जो भूरीबाई थी वो पिथौरा चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं, यानी है, सॉरी थी नहीं है। उन्हें 2021 में पद्म श्री सम्मान दिया गया है। उन्हें 2021 में पद्म श्री सम्मान भी दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने इनका सर्वोच्च सम्मान शिखर सम्मान भी दिया गया है इनको 1986-87 में, सन याद रखो। और अहिल्याबाई सम्मान भी मिला 1998 में। तो ये सब सम्मान इनको मिल चुके हैं, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है भूरीबाई का संबंध किससे? तो चित्रकार थी ये, प्रसिद्ध चित्रकार, है ना। पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, याद रखना है। भूरीबाई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नहीं है अभी भी वर्तमान में। जमुना देवी की बात करेंगे अब हम।
जमुना देवी का जन्म धार जिले के सरदारपुर में हुआ था 19 नवंबर 1929 को, है ना, 19 नवंबर 1929 को। इन्हें बुआ जी के नाम से भी जाना जाता था। जमुना देवी जो है ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो उमा भारती बनी थी, उप मुख्यमंत्री बनी थी ये बिल्कुल गांठ बांध लो और इसको याद कर लो। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री पूछेगा तो जमुना देवी है। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही है। ये महिला की बात हो रही है, प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। जमुना देवी को 2001 में भारत ज्योति सम्मान मिल चुका है, तो भारत ज्योति सम्मान मिल चुका है। और जमुना देवी की मृत्यु 24 सितंबर 2010 को हुई है। तो समझ में आ गया। अब जमुना देवी से क्वेश्चन बनेगा तो बनना चाहिए आपसे, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से निकल के आएगा एमसीक्यू के रूप में। अब बात करेंगे दिलीप सिंह भूरिया की। अब बात करते हैं दिलीप सिंह भूरिया की। दिलीप सिंह भूरिया का जन्म झाबुआ में 18 जून 1944 को हुआ था। ये 6 बार सांसद रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये भी याद रखना है, अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी बनाई गई थी। तो भूरिया कमेटी का संबंध तेंदुपत्ता से है। इनकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति लागू की गई थी। तो मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता नीति बनाई गई थी, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट पत्ता होता है, तेंदू का पेड़ सुने होंगे आपने। दिलीप सिंह भूरिया का देहांत 24 जून 2015 को हो गया। तो पर्सनालिटी रहे हैं ये फेमस, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। अब बात करेंगे हम कांतिलाल भूरिया की। तो कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में हुआ था 1 जून 1950 को। ये 5 बार सांसद रहे हैं। कांतिलाल भूरिया वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक पद पर निर्वाचित हैं, है ना। तो कहां से निर्वाचित हैं ये बताता हूं मैं आपको अभी। तो कांतिलाल भूरिया जो है ये रतलाम से निर्वाचित हुए, रतलाम से। और कांतिलाल भूरिया जो है 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में जनजाति मामलों मंत्रालय यानी जनजाति मामलों का मंत्रालय भी के मंत्री भी हैं ये। तो कांतिलाल भूरिया भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अब बात करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, निमाड़ का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? भीमाजी नायक को। अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? तो टांटिया भील को कहा जाता है ना। भारत का रॉबिनहुड टांटिया भील, निमाड़ का रॉबिनहुड भीमाजी नायक। इस तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। डेफिनेटली यहां से हर साल और इस साल 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो ये वाले लेक्चर को ध्यान से देखना है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमने एमपीपीएससी की यूनिट 1 इस तरीके से कंप्लीट होती है, जो प्री में आने वाली है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंप्लीट करा है। तो यूनिट 1 कंप्लीट होती है। और मैंने बताया आपको फेमस ये जनजातीय व्यक्ति डिस्कस किए थे, लेकिन जो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति वाला जो टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, काहे कि व्यक्ति से क्वेश्चन बनाते आया है, आयोग हो चाहे पीईबी हो। तो वाला लेक्चर भी मैं कभी आप तक लेकर आऊंगा। तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, जब मिलेंगे आपको नए नोटिफिकेशन। तो याला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।